नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल पे एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच हैं श्री सुरेश कुमार। आज हम बातचीत करेंगे सुरेश कुमार जी से, उनके जीवन, कार्यों, विचारधारा के बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है सुरेश कुमार जी। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल का और चैनल के दर्शकों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार इंटरव्यू शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सुरेश कुमार जी, एक बार आपसे अनुरोध है कि आप अपना एक बार परिचय, मुकम्मल परिचय खुद रखें अपने आप, आपकी पहचान, आप जो भी बातें बताना चाहते हो परिचय के अंदर वो अपने आप अपने ढंग से रखें। मैं सुरेश कुमार, मैं नरवाना में रहता हूं और हमारी एक संस्था है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति। मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की राज्य सचिव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और लंबे समय से करीब करीब 30-32 सालों से सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता के तौर पे लगातार काम करने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे मैं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका अदा करता हूं, जहां से मेरा जीवन यापन चलता है। तो सुरेश कुमार जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपका जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ और उस समय आपका पारिवारिक वातावरण कैसा था, गांव का वातावरण कैसा था, और इसके बारे में थोड़ी शुरुआती आपके जन्म के दौरान की कुछ बातें बताएं। मेरा जन्म गांव उचाना खुर्द, तहसील उचाना, जिला जींद में हुआ है 3 अप्रैल 1972 को। और जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम परिवार के अंदर बहुत पिछड़ापन, गांव के अंदर बहुत पिछड़ापन की स्थितियां मौजूद थी। आज भी मौजूद है, लेकिन आज उस हद तक नहीं है। आज मेरा गांव बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा गांव है। रोजगार के क्षेत्र में हजारों हजार लोग हमारे गांव के हैं, लेकिन उस समय बहुत पिछड़ापन की स्थितियां थी। लेकिन वो उभरता हुआ गांव था और उभरते हुए गांव में अच्छे खासे मार्जिन में लोग स्कूलों की ओर आकर्षित हुए थे। और गांव के अंदर सरकारी स्कूल थे, 2 सरकारी स्कूल थे, लड़कियों का अलग से, लड़कों का अलग से, और संयोग से दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी थे। और गांव के लोगों को बहुत अच्छा पढ़ने का मौका उन सरकारी स्कूलों के मार्फत मिला। तो एक बार ये जानने की इच्छा है कि आपका जब जन्म हुआ तो आपके पिता, आपके माताजी, आपके दादाजी, आपके घर में पैतृक व्यवसाय क्या था, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य थे? मेरा जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ है। हमारे परिवार के पास कभी भी कोई खेती लायक जमीन नहीं रही। केवल एक घर, एक मकान, पुश्तैनी मकान जिसको हम कह सकते हैं, बहुत छोटा सा उस मकान था। और उस मकान में मेरे दादा दादी, माता पिता और मैं शामिल था। मेरे एक चाचा जी हैं और मेरी जो है 3 बुआ जी हैं। हालांकि पैदा तो कई हुई थी बच्चे तो, लेकिन 3 वो है और 2 मेरे पिताजी और चाचा जी। तो ये परिवार है और इस परिवार ने लगातार मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन चलाया है। आपके दादाजी का क्या नाम है? हाँ, मेरे दादाजी का नाम माईलाल था, पिताजी का नाम श्री जुगती राम है, माताजी का नाम ओम्मी उर्फ ओमपति। वैसे लोकल भाषा में ओम्मी कह देते हैं, लेकिन वो ओमपति मतलब शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में। खेत मजदूर परिवार में आपने आंखें खोल दी और परिवार के पास एक जो आमतौर पर गांव में किसानों के खेतों में जो दिहाड़ी करने की कार्य वही था, एक जो आजीविका का सोर्स था। नहीं, खैर जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा होश संभाला, तो ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी तांगा चलाते थे और उससे पहले जूते की दुकान, जूते बनाने की दुकान थी, मोची थे वो, मोची का काम करते थे। और उस
मोची के काम से ही मेरे घर की जीवन यापन चलता था। उससे पहले वो तांगा चलाते थे और मतलब अच्छा खासा रहा है। मेरे दादाजी पशुपालन में ज्यादा रुचि रखते थे और भैंस पालते थे। हर साल भैंस पाल करके बेचना, उनसे भी एक आमदनी का सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स उनके पास रहा है, लंबे समय तक रहा है। और उस टाइम क्योंकि सीजनल खेती होती थी तो कटाई का काम जो चलता था, विशेष तौर पे गेहूं का सीजन जो आता था, उस मौके पे गेहूं की कटाई करते हुए वो अपने परिवार का अनाज की भरपाई पूरे साल की कर लेते थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे मोटे काम, कभी ईंट पाथली, भट्ठे लगा लिए, उस भट्ठों से जो ईंट पकी उनको बेच के भी गुजारा, परिवार चलाने में मदद मेहनती रही। परिवार था आपका जिस दौर में, जब उसमें आपने जन्म लिया। तो फिर उसके बाद जैसे आपके पास आपके जीवन में जैसे कोई बचपन जब आपका बीत गया तो उसमें कोई जैसे पैसे की तंगी का अभाव या रोटी का संकट, क्योंकि वो दौर भी ऐसा ही था, और कोई और किस प्रकार की कोई आपके बचपन की जैसे स्कूल में जाने की उम्र तक, आमतौर पर 6-7 साल की उम्र में स्कूल में दाखिले होते थे, उस दौरान आपका पारिवारिक वातावरण कैसा था, या आपने कोई अभाव देखे हो जीवन में, उसमें की आप कोई याद या कोई बात रेखांकित करना चाहते हो? देखिए, असल में वो दौर ऐसा दौर है जब खर्चे ज्यादा नहीं होते थे किसी भी चीज पे। मैं पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, और जहां तक मेरे मोटा मोटा याद है 10 पैसे फीस लगती थी पर मंथ। आप देखिए, 1 रुपया 20 पैसे में पहली क्लास करते हुए 5वीं क्लास तक तो ये खर्च है। उसके बाद छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक 1 रुपया 35 पैसे फीस लगती थी। और ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे तो मेरी 10वीं तक की पढ़ाई शायद कुछ 100 रुपए में हो गई, इससे ज्यादा खर्च नहीं हुआ। इसलिए कोई ज्यादा खर्च का स्थिति नहीं थी। हाँ, मेरे दादाजी थोड़े से एक प्रकार से यूं कहे मूंजी टाइप खर्चा कम करते थे। एक बार घर में, हाँ, एक बार घर में पैसा आ गया तो वो उसको बचा के रखने में ज्यादा विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि भाई पैसे की बचत होगी तो जीवन बेहतर चल पाएगा। और उस कारण से हमें भी ये जीवन में सीखने का मौका मिला कि पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वो माड़े वक्त पे तकलीफ दे वातावरण में काम आता है। शान का बर्तन की तो जो वो बिल्कुल संभाल करके खर्चा किया, कभी भी ज्यादा खर्चा, ओवरडोज, दिखावा तो बिल्कुल ही था। मेरी फैमिली में आज तक भी दिखावा ये बहुत बड़ी नहीं है। वो बिल्कुल सादे सीधा साधा जीवन जीने वाले जैसे आप परिवार के शिक्षा की शुरुआत हुई आपकी, तो आपके पहले गुरु कौन थे, वो टीचर कौन थे जिन्होंने आपने स्कूल में पढ़ाया? थोड़ा उनके बारे में बताओ। आपका स्कूल का जो वातावरण था, वो कैसे अध्यापक थे, स्कूल का माहौल कैसा था? देखिए, पहली से 5वीं तक का तो कुछ भी याद नहीं है कि कौन हमारे टीचर थे, क्योंकि वो समय ऐसा भी था जब बस यूं था कि वे पढ़ने की बजाय खेलने में ज्यादा रुचि थी। किसी तरीके से जैसे ही छुट्टी हुई घर भागने की ओर, कभी ऐसा दिमाग में सोचा भी नहीं है। लेकिन एक आध टीचर का कभी कभी ख्याल आ जाता है, जो मतलब हमारे लिए प्रेरणादायक साबित हुए। विशेषकर हमारा पड़ोस का एक गांव है दरोली खेड़ा, वहाँ के एक मास्टर जी होते थे छबील दास, और एक मास्टर धूप सिंह जी होते थे। छबील दास जी मैथ मास्टर थे और धूप सिंह जी सामाजिक मतलब सोशल उसके टीचर थे। तो ऐसे अध्यापक जिन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाते थे और बहुत अच्छे तरीके से हमें उनके पास पढ़ने का मौका मिला। 2-3 और अध्यापक हैं, एक बुजुर्ग अध्यापक होते थे गसो गांव के, भी मेरा उनका नाम दिमाग में नहीं है। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। वो दोनों हाथों से लिखते थे, बल्कि उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। चाक पे जो बोर्ड पे लिखते थे, एक बोर्ड पे से चाक नीचे पड़ गया तो दूसरा जिस हाथ में उठा लिया उसी से लिखना शुरू कर देते थे। बहुत मेहनती अध्यापक थे। नाम मेरे अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, लेकिन उनसे हमें ये प्रेरणा मिली कि मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और ऐसे ऐसे कुछ अध्यापक रहे हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिली है बहुत ज्यादा। उस टाइम का शैक्षिक वातावरण बेहतर था, आप ये मानते हो? टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाते थे? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन है। और हम तो बल्कि जब प्राइमरी क्लास में जाते थे तो टीचर शाम को हमें बुलाते थे। हारमोनियम म्यूजियम से कुछ ऐसी चीजें होती थी जिसको हम करते थे, खेल खेल में बहुत सारे। वो टीचर स्कूल में ही रहते थे और वो शाम को बुलाते हमें। और सुबह हर रोज प्रार्थना के समय भी नाखून चेक करना, नहाना धोना चेक करना, ये सारी चीजें थी। और क्योंकि कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था गांव में, सरकारी स्कूल ही था, 2 ही स्कूल थे, तो उनमें वातावरण बहुत बढ़िया था और टीचर लगभग लगभग पूरे होते थे।
ना इसमें दो बातें और, जैसे आपके गांव, आपके घर में जो शिक्षा का प्रवेश था वो आपकी मार्फत हुआ कि आपके पहले भी कोई व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा को मतलब इसमें गए थे स्कूलों में या कॉलेजों में? नहीं, मैं पहला व्यक्ति था। मेरे चाचा जी मेरे से पहले एडमिशन ले चुके थे और हमारी फैमिली के जितने भी परिवार, मतलब हमारे कुटुंब के जितने परिवार हैं, सभी परिवारों में मेरे से पहले की पीढ़ी स्कूलों में जा चुकी थी और अच्छी हायर क्वालिफिकेशन और ऑफिसर लाइन में हमारी फैमिली की मेरे से पहले बहुत सारे लोग हैं। चार किसी के बेटा बेटी हैं, तो उनमें हो सकता है कि एक को काम पे रख लिया जाए, वो तना नहीं पढ़ा दे, बाकी सारा न पढ़ाओगे, ऐसा भी मिल सकता है। लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसको स्कूल जाने का अवसर ना मिला हो। नहीं गया वो अलग बात। इसमें एक बात और भी है, जैसे मतलब आमतौर पर मजदूर परिवारों के बच्चों को पढ़ाने में जो सरकारी स्कूल खड़े हुए, संस्थाएं हुए थे, इनका भी एक रोल है। सार्वजनिक जो शिक्षा आई, इसने भी पढ़ने के लिए एक जगह मुहैया कराई गरीब परिवारों को। आज मैं जिस जगह से खड़ा होकर देखता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन की जो नीति हमारे देश में लागू हुई, उस नीति का कंसेप्ट ये था कि स्कूल बच्चे के पास पहुंचेगा। चाहे एक भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ने को तैयार है तो स्कूल उसको उपलब्ध होगा। और उसका परिणाम है कि लोगों के बीच अवेयरनेस आई, लोगों के बीच में जागरूकता आई और ये मान लिया गया कि पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो हम उस टाइम सिलेबस पढ़ते थे, उस सिलेबस में कुछ खास बातें थी। एक खास बात ये थी कि जैसे प्रस्ताव है, मतलब उसे इस तरह का प्रस्ताव आता कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप यदि मास्टर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यदि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यदि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप, तो ये चीजें अट्रैक्टिव थी और शक्ति का विकास होता। हाँ भाई, उसमें एक आकर्षण बनता, इस तरह का आकर्षण कि मैंने जीवन में कुछ करना है। और वो बनते भी थे जिन्होंने तय कर लिया कि मुझे इस लाइन में जाना है, उसको वो अवसर मिलता। मतलब लक्ष्य निर्धारण की वो दौर था। हाँ, वो दौर था 1970 के बाद का जो दौर है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा जन्म वैसे 1972 में हुआ है, लेकिन जब मैंने उस संभाला स्कूल में जाने की स्थिति में पहुंचा, उस टाइम बहुत वेल सेटल्ड स्कूल थे और वो दौर था जिन बच्चों ने जो भी तय किया, इवन मैंने MPHW का कोर्स किया और मुझे मालूम था कोर्स करते ही कि मैं नौकरी पक्का लगूंगा। और क्योंकि इतनी पोस्ट हैं, इतने बच्चों ने कोर्स किया है और उस टाइम हम ये देखते थे MPHW, JBT मास्टर, पटवारी, VLDA और भी कई ऐसी पोस्ट थी। क्योंकि उस टाइम चीज जो आज दिखाई देती वो नहीं थी, लेकिन ये जो चीज दिखाई देती थी उनमें ऐसा लगता था कि इन क्षेत्र में जो भी जाना चाहेगा उसको मौका मिलेगा। बहुत सारे मेरे गले के जो सहपाठी थे वो एजुकेशन लाइन में गए, टीचर है, कोई JBT टीचर है, कोई मास्टर है, कोई लेक्चरर है, वो इस लाइन में गए और उनको जिस मौका, रोजगार उन्मुख शिक्षा थी। बिल्कुल रोजगार उन्मुक्त भी शिक्षा थी और बहुत सौहार्दपूर्ण शिक्षा भी थी। अच्छा, इसमें दो बातें और जानना चाहिए। जैसे आमतौर पर अपना जो ग्रामीण देहाती समाज है, इसके अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट तत्वों के तौर पर काम करती हैं, घर में, गांव में, स्कूलों में। एक तो जो सबसे बड़ी बात है, अंधविश्वास का एक असर, जैसे आमतौर पर परिवारों में होता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, दकियानिश और रूढ़िवादी विचार। और दूसरा एक जातिवाद का असर भी अपने समाज में आदमी के साथ उसको उपलब्ध होती है चीजें विरासत में, कोई भी किसी भी जगह जन्म ले। और खास तौर पर कोई अनुसूचित जाति या कोई दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा और ज्यादा चीजें स्कूलों में, गाँव में जब चीजों से व्यवस्था निर्मित, इन चीजों से उसका सामना होता है, तो आपने ये चीजें आपके घर में, गाँव में उस टाइम पे कैसी स्थिति थी इन चीजों की? देखिए, मेरा खुद का जन्म एक दलित परिवार में हुआ और चूंकि जब मैंने वो संभाला तो मेरे फैमिली के ज्यादातर बच्चे एजुकेशन में पढ़ रहे थे और मुझे उस टाइम बचपन में इतना ज्यादा महसूस कभी नहीं हुआ उस तरीके से, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वे इस चीज को समझ पाते और ना कोई चेतना का लेवल था। ये तो बाद में जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ी तो वैसे वैसे पता चला कि वे लोग कैसे कैसे जातिवाद का भेदभाव करते हैं, कैसे कैसे। स्कूलों में कभी आपने टीचर की तरफ से या सहपाठियों की तरफ से कभी महसूस नहीं हुआ? स्कूल में कभी महसूस नहीं हुआ। स्कूल में सभी बच्चे जो इंटेलिजेंट था तो इंटेलिजेंट ही था और वो किसी के यूं नहीं था कि कोई जानबूझ के लाइन में पीछे बैठने का इच्छुक हो, अलग बात है, नहीं तो अध्यापकों की तरफ से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और गांव का जो सामाजिक गुण हमारे गांव में जब मैं स्कूल में था तो ऐसा सुनने में आता था या लोग चर्चा करते थे कि शायद ही कोई
दूसरा तीसरा परिवार ऐसा हो जिसमें कोई नौकरी पर ना हो। उस टाइम तक नौकरियों पर अच्छे खासे लोग थे और इस तरह की संकीर्ण स्थिति से उभरे हुए लोग थे। ऐसा कम ही नजर आया उस समय। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं, जैसे जैसे इसको समझा, लोगों के बीच में गए, तो पता चला कि दिमागों में भरा जरूर पड़ा है जातिवाद भयंकर तरीके से, अंधविश्वास भी, रूढ़िवाद भी, वो आज बल्कि वो नए शक्ल में ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब जब आपके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई जी? आप सार्वजनिक लाइफ में कैसे आए, नौकरियां मिली, और जो आज आप हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति एक समाज सुधार की संस्था है, तो इससे आप कैसे जुड़े? समाज सुधार से किन व्यक्तियों के माध्यम से जुड़े? क्या प्रक्रिया चली आपके अंदर? वो क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया परिस्थिति थी? मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1993 से होती है। 1993 में एक अभियान चला था जिसको साक्षरता अभियान के तौर पे जाना से पहले जो आपका जीवन है, आप नौकरी कब प्रोसेशन में लगे? 94। अगर नौकरी से पहले जुड़ गया, तो आपका मतलब पढ़ाई पूरी कब, 10वीं कब की आपने? मतलब मैंने 1990 में 10वीं करी थी। अच्छा जी। बल्कि ये भी एक रोचक किस्सा है। हाँ। रोचक इस रूप में है कि मैं 1988 में पहली बार 10वीं क्लास के मैंने एग्जाम दिए, मेरा कंपार्टमेंट आ गया। मैंने उसके लिए 89 में फिर एग्जाम दिए। दो विषयों में कंपार्टमेंट था, एक विषय का टूट गया, एक का नहीं टूटा। उसके बाद मेरे गांव के एक मास्टर जी मिले और उन मास्टर जी ने मेरे साथ जब बात करी, मेरे से पूछा कि तेरे फादर का नाम क्या है, रोर है। फिर उसने कहा, किताब सिंह उनका नाम था, मास्टर किताब सिंह। तो उन्होंने मेरे साथ वो मतलब एक प्रकार से मोटिवेशन भरी चर्चा करी। उस चर्चा का, हाँ बिल्कुल, वो अपना मेरे फैमिली के साथ पहले से रिलेटेड थे। वो ये महसूस करते थे कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने यूँ कहा कि तू छोड़ किसी भी तरह का पेपर देने की, दोबारा एडमिशन ले। तो मैंने दोबारा एडमिशन लिया। अच्छा, 1989 में दोबारा एडमिशन लिया, एक साल छोड़ करके। तो उसके बाद में अच्छे खासे मार्क से ब्लॉक का मैं सबसे टॉपर स्टूडेंट था उस टाइम 10वीं का। और हाँ, तो उस टाइम ये भी मतलब ये माना जाता था कि 50% से ऊपर नंबर ले गए, 60 से ऊपर ले गए तो बहुत गजब है, वरना तो 33% पे संतुष्टि हो जाएगी। बड़ी बात थी। आज की तरह नहीं था कि 99% आया, पाछे भी बच्चों के साथ मतलब एक प्रकार की ज्यादती कर दे कि भाई तो एक नंबर कम क्यों आया। लेकिन उस टाइम तो 50+ होना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और बहुत सख्ती के साथ चीजें तय होती थी, प्रैक्टिकल थी, वो व्यवहारिक थी, काल्पनिक नहीं। तो जो साक्षरता अभियान की तो उसके बाद जो है मैं मतलब वोकेशनल में एडमिशन ले लिया। उचाना मंडी में वोकेशनल होती थी और वोकेशनल में भी यूं भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी है कि मैं इंटेलिजेंट विद्यार्थियों में था, लेकिन मेरे को एग्रीकल्चर साइड दिलवा दी गई। मुझे मालूम नहीं था, अगर क्या ना मेरे परिवार के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने जो कहा वो कर लिया। और वो करने के बाद वहां से फिर मेरे को एक फोटो स्टेट की दुकान से कांटेक्ट हुआ और वहां से मुझे पता चला कि कैसे कैसे एडमिशन होते हैं अलग अलग कोर्सेज में या कैसे सर्विस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो वहां से मुझे पता चला कि वे ऐसी ऐसी एक वैकेंसी निकली है, ऐसा एडमिशन हो जाएगा और ये जो गामा मलेरिया डॉक्टर है इस तरह का बन जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं मलेरिया डॉक्टर बन जाऊंगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने वो कोर्स किया रोहतक में। उसके बाद जैसे मैं वापिस आया, वापिस आते तो 93 में, क्योंकि 92-93 में मैंने कोर्स किया था, तो उसके 91-92 में कुछ ही समय फिर मैं अपना काम लगा हुआ था। तो उसी मास्टर जी ने मेरे से कांटेक्ट किया, किताब सिंह जी ने। वो खुद साक्षरता अभियान में काम करते थे। उन्होंने कहा, भाई सुरेश तू ठाला है तो इसलिए तू इसमें आ जा। और उसके बाद मेरे गांव में मैं कल्चरल एक नाटक जत्थाया, उसकी मैंने प्रस्तुति गांव में करवाई। उसके बाद से मैं लगातार उसमें जुड़ गया और उसके साथ 1998 तक लगातार काम करता रहा। साक्षरता अभियान का एक बड़ा रोल है आपके जीवन में। साक्षरता अभियान का ही रोल है। हाँ, और मास्टर किताब सिंह का एक बड़ा रोल है आपको सार्वजनिक जीवन की तरफ ले जाने में, उनका रास्ता बनवाने में उनका रोल है। मतलब जिसको आप यूं कह दिया कि एक मील का पत्थर साबित होना, अगर वो मेरे जीवन में ना आते, मेरे साथ बात ना करते, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो उसके बाद जो आपने साक्षरता अभियान में काम कराया 4-5 साल, उस दौरान मतलब आपकी क्या ड्यूटी थी, वो कैसा अभियान था, उसकी कोई रोचक या कोई जरूरी बात आप कहना चाहो, वो क्या था साक्षरता का? जो साक्षरता अभियान में कुछ दिनों तक मैंने गांव में क्लास लगाई, एक अक्षर सैनिक के तौर पे काम किया। उसके बाद एक वर्कशॉप आ गई। उस वर्कशॉप में उन्होंने मेरे को मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी दे दी कि वे ऐसे लोगों को ऐसे युवाओं को चिन्हित करो जो पढ़ा सकते हैं।
तो हमने उन पढ़े लिखे युवाओं के साथ बातचीत करते हुए फिर उनकी स्कूलिंग की और उसके बाद हमने गांव में ज़्यादा क्लासें लगवाई। फिर वो मेरी इस कार्य क्षमता को देखते उन्होंने मेरे को सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी, जिसको एसपीसी कहते थे, और उसमें 4-5 गाँव में मेरी ड्यूटी लगा दी कि भाई इन गाँव में आपने साक्षरता का कैंपेन करना है। तो मैं फिर उस साक्षरता का कौन-कौन से कैंपेन गाँव में आवाजाही उस टाइम बात कीजिए? गाँव तो उस टाइम तो मेरे काफ़ी सारे गाँव में जाने का मुझे मौका मिला। विशेष तौर पे सबसे पहले जैसे उचाना कलां जो है या उचाना मंडी कह लीजिए, वहाँ बीडीपीओ ऑफिस होता था, वहाँ साक्षरता का कार्यालय था। वहाँ से मेरी खेड़ी सिरखा में, सेड्ढा माजरा में, सॉरी खेड़ी सिरखा नहीं, खेड़ी मसानिया में और सेड्ढा माजरा में, दरोली खेड़ा में, भगवानपुरा में और खुद मेरे गाँव चाणा खुर्द में। तो एक इनमें प्रकार से लोगों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ जनजीवन से। 5 गाँव में की ड्यूटी मेरे को सबसे पहले सौंपी गई। हालाँकि गाँव में क्योंकि वहीं जब आदमी पला बड़ा हो तो लोगों से बातचीत करना बड़ा मुश्किल है, और एक समय तो ऐसा आया कि एक जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते थे हमारे मास्टर बलवान सिंह, वो मेरे को मेरे गाँव के स्कूल में लेके चले गए कि भाई आज इन अध्यापकों की मीटिंग करनी है, तने बोलना है। और मेरे लिए बड़ी पेचीदा स्थिति होगी, मैंने कभी भाषण दिया नहीं था, और जिन अध्यापकों ने से मैंने डंडे खाए थे या जिन अध्यापकों के साथ जिनसे पढ़ा, और उनको फिर मैं उनको फिर उनके सामने भाषण दूं, उनकी मोटिवेट करूं कि आप साक्षरता अभियान में मदद करें, तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बना धीरे धीरे इन 5 गाँव में काम करते हुए। फिर मुझे अलग अलग मौके मिले। एक बार दूसरा रूट मेरे को बड़ौदा, खटकड़, गोगड़िया, रोजखेड़ा इन गांव में काम करने का मौका मिला। एक रूट मेरे को करसिंदू, पालुआ, करसिंदू, अलीपुरा, गेंडाखेड़ा इन गांव का मिला। एक बार मेरे को रूट लोदर, मांडी, सुदकर खुर्द, यानी कि लगभग उचाना ब्लॉक के 60 गांव होते थे मेरे, आधे से ज्यादा गांव में मुझे मौका मिला। बहुत बड़ी एक आपको व्यक्तित्व निखरने में भी मदद मिली इस चीज से। तो फिर जैसे आपने बताया कि साक्षरता अभियान का, शिक्षा का, इसका किताबों से बहुत गहरा नाता था, पुस्तक इसके केंद्र में थी, और फिर आपका भी जैसे वैचारिक परिपक्वता आने में या मनुष्य के निर्माण में, चेतना में किताबों का रोल है। तो आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण किताबें कौन सी मानते हैं जो इन्होंने पढ़े आपने, और एक फिर उस साक्षरता अभियान से निकल कर आप हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव तक पहुंचे, तो उसमें कौन कौन से पुस्तक और लेखक हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? असल में साक्षरता अभियान ने जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज मेरे को दी वो ये थी स्वाध्याय, कि अपना खुद का अध्ययन करना। और मैं अपने जीवन में अब तक ये कह सकता हूँ मोटे तौर पे, दावा तो नहीं करूंगा कि मैंने उनको बिल्कुल अक्सर सर पेज टू पेज पढ़ लिया होगा या वो मेरे याद होंगी। 5000 से ज्यादा पुस्तकें मैंने अब तक के जीवन में पढ़ी होंगी, और अकेला साक्षरता अभियान के दौरान 3000 से ज्यादा पुस्तकें मैं पढ़ चुका था, 1993 से लेकर के 1995-96 तक। बहुत बड़ी बात। और वो आदत ही ऐसी थी कि जितना भी फ्री समय होता था पुस्तक पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है। उस टाइम साक्षरता अभियान में एक अखबार निकलता था ज्ञान सप्ताह, उसको भी हम फटाफट पढ़ते थे, बांटते थे। तो वो पढ़ने का जज्बा और लिखने का जज्बा, ये 2 काम साक्षरता अभियान में मुझे मोटिवेशनल मिले। और सबसे पहले मैंने जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया मेरे को, सव्यसाची एक लेखक हुए हैं, उनकी किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला। और एक बार तो मुझे एक ऐसी किताब मिली उनकी लिखी हुई जिसका नाम था हिंदी फिल्में, और मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तो मैं उसी हिंदी फिल्म को देखना ही चाहता था वो कहना क्या चाहता है। तो उसने लेखक ने उसी हिंदी फिल्म में 5 हिस्सा में बांट रखी है पूरी की पूरी फिल्मों की कहानी। और वो पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट इतना बना कि उनके मेरे ख्याल 28 के 30 किताब थी, वो सारी की सारी किताबें लाया, मैं पढ़ा। उसके बाद दूसरी जो किताबें मुझे सबसे ज्यादा हाँ, वो बहुत सारी, आजादी से इमरजेंसी तक, इमरजेंसी से आज तक, इंदिरा गांधी से 2 बातें, युवकों से 2 बातें, गांव के गरीबों से। फिर मुझे उनसे मिलने के लिए भी गया मैं, उनसे मिलने का भी मौका मिला। मैं उसके मथुरा स्थित क्षेत्र में गया और उनसे मेरी बात हुई, पत्राचार हुआ बहुत लंबे समय तक। फिर मैं उनकी पत्नी, उनकी, हाँ, वो हर चिट्ठी का जवाब देते थे। उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी थी, मैं उनसे भी मिला हूँ 3-4 बार मुझे मथुरा जाने का। तो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे और बहुत मोटिवेशनल थे। और पता चला कि वो रोहतक में पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर,
अच्छा, सव्यसाची, और हरियाणा में बहुत अच्छा खासा उनका समय श्यामलाल वशिष्ठ माशाल हाँ, रहा है उनका। मनमोहन जी और के भी वो बिल्कुल साथी थे। नजदीकी है, वो जानते हैं। उसके अलावा जो है राहुल शंकरचान की पुस्तकों को पढ़ने का मौका मिला है। फिर प्रेमचंद के जितनी भी किताबें हैं, जितने उनके मानसरोवर की जो सीरीज है, उनको पढ़ने का मौका मिला। और ये पढ़ते पढ़ते फिर तो ये समझ में आने लगा कि भाई कोई भी किताब अगर आप अपने नजरिए से पढ़ोगे तो उसमें तो कुछ कुछ निकाल लोगे। वो पढ़ते, और फिर लिटरेसी का, यानी कि साक्षरता अभियान का बहुत सारा लिटरेचर आता था बीच बीच में, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशन में आती थी, उनको पढ़ने का भी मौका मिला और उन्होंने उन्हें एक कॉन्फिडेंस दिया। और मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी अध्यापक के सामने मैंने आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई, 10वीं क्लास तक भी। लेकिन फिर इन्होंने यो कॉन्फिडेंस दिया कि अगर आपने अपनी बात मजबूती से कहनी है तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस पुस्तकों से मिला। आपने बताई। और फिर जो आप दूसरी बात कह रहे थे, इसके बाद साक्षरता अभियान तो एक प्रकार से 1993 से लेकर के 1996 तक चला। उसके बाद फिर वो थोड़ा कम हो गया, उसके स्वरूप बदल गए। 98 तक मैं साक्षरता अभियान में रहा। इस बीच 1994 में मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, और उसको करते हुए ऑन डेपुटेशन लिटरेसी उसका, हाँ, तुरंत तुरंत, क्योंकि उस टाइम पूरा का पूरा जिला प्रशासन इस चीज में शामिल था, और जिला प्रशासन ने बाकायदा जो भी काम करना चाहते थे कर्मचारी, उनको डेपुट साथ की साथ करें। मैंने केवल ज्वाइनिंग के बाद 1 महीना 15 दिन नौकरी करी होगी, और उसके क्योंकि वो भी इसलिए कि बाढ़ आई हुई थी अगस्त 1994 में, और उस बाढ़ के दौरान काम किया। उसके बाद मेरे को डेपुट कर दिया गया। 1998 तक मैं डेपुटेशन पे रहा। और इसके बाद ये 1995 में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति नाम की एक संस्था बनी। मैं उसका प्राथमिक सदस्यों में रहा हूँ, और फिर गांव की इकाई का पदाधिकारी रहा। फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हुए ब्लॉक की इकाई है, जिला की इकाई है, फिर स्टेट की इकाई तक शुरुआत पहुंचे। में हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जो गठन हुआ है, जो साक्षरता का आपका नेतृत्व था, वो कौन लोग थे, थोड़ा उनके बारे में बताओ। 1995 में जब ये गठन हुआ तो इसमें एक बड़ा हिस्सा तो साक्षरता आंदोलन के दौरान जो लोग काम कर रहे थे, उसमें कुछ पुराने लोग भी थे जो जन सांस्कृतिक मंच के नाम से पहले लोगों में जागरूकता का प्रोग्राम चलाते थे, और बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, टीचर थे, उन लोगों ने मिलकर, और साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मिलकर ज्ञान विज्ञान समिति का गठन किया। और उस टाइम में क्योंकि पहला सम्मेलन जींद में हुआ था, हम ऑर्गेनाइजर थे, तो हमने बहुत बड़ी तैयारियों के साथ सम्मेलन का आयोजन करवाया। और पहली बार जो कमेटी का गठन हुआ राज्य स्तरीय, तो उससे मुझे एक अट्रैक्शन ये मिला कि बहुत उच्च कोटि के विद्वान उसका हिस्सा थे, और वो जब बोलते थे, हाँ, डॉक्टर रणबीर सिंह दैया थे उस टाइम पहले जो इस ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य के अध्यक्ष बने, सुभा, मनमोहन, और जो उसी टाइम में चाहे मंगत राम शास्त्री थे, प्रमोद गौरी थे, नरेश प्रेरणा थे, ये उसी 1995 में जब गठन होता है तो सारा सम्मेलन कहाँ हुआ? जींद में। इसका पहला सम्मेलन जींद में हुआ था, राज्य सम्मेलन संस्थापना सम्मेलन जींद में। स्थापना वहीं हुई थी, और जिला स्तर पर भी जींद में शुरुआत हुई ज्ञान विज्ञान समिति की। नहीं, वो स्टेट का बना है तो फिर स्टेट से ही नीचे फिर बाद में जिला कमेटियां बनी, बाद में जिला कमेटियां बनी है। साक्षरता समितियों की लीडरशिप में जो लोग थे, उन्होंने ये विचार किया कि वे आने वाले समय में प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, अगर हमें लंबे समय तक काम करना है तो स्वयंसेवी संस्था का गठन करना चाहिए। उसी कड़ी में, और जो उस टाइम आपके जो साक्षरता का जो प्रशासन का क्या रोल था, कुछ प्रशासनिक अधिकारी आपका ध्यान हो गया जो आपके साक्षरता के जो आपको ट्रेनिंग देते, तो वो लोग कौन थे, उनका कैसा माहौल था? साक्षरता अभियान में तो यहाँ जिला जींद के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दयानंद, मतलब सेक्रेटरी जिला साक्षरता समिति के डॉक्टर दयानंद मलिक थे, और जो क्या नाम हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी उसके चेयरमैन होते थे, और पूरा का पूरा प्रशासन बहुत कोऑपरेटिव और सहयोगी होता था। और उन्होंने ज्ञान विज्ञान समिति के गठन में भी इस रूप में सहयोग किया कि एक अच्छा काम एजुकेशन के क्षेत्र में करने वाली संस्था का निर्माण हो रहा है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी बढ़ाएगी, तो उनका भी एक सहयोग रोल रहा है। बहुत सारे और भी दूसरे लोग थे, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल थे, तो मास्टर धर्मवीर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने साक्षरता, सोहन दास थे, जिन्होंने साक्षरता के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उस दौरान तक तो मैं भी उसी जिला कमेटी का हिस्सा था, साक्षरता समिति का, और मतलब बहुत सारी चीजें देखने और समझने का मौका मिला। और मैं साक्षरता अभियान के दौरान उचाना ब्लॉक में ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। एसपीसी से ऊपर की जो जिम्मेदारी थी
वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की होती थी। अच्छा, जो आपकी जो ये यात्रा रही, जो पिछले 30 सालों से आप निरंतर सक्रिय हो वैज्ञानिक चेतना का, समाज सुधार का, सेकुलर मूल्यों के लिए, आप एक बार थोड़ा पीछे, जब एक बार बैठ के आदमी एक नजर दौड़ाता है कि आप 90 94 95 में चले थे, आज 2025 आ गया और आपके साथ के लोग भी थे उस दौर में। आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये होता है हम ऊंचे पदों पे जाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करें, अपने बच्चों को सेटल करें, और आपने उस दौर में एक अलग लीग से हटकर एक समाज सुधार आंदोलन के सिपाही बने और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हो। तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी गाड़ी है जो समाज सुधार आंदोलन, ये कहाँ तक आई है या कितना आप लोगों में इम्पैक्ट डाल पाए, या व्यक्तिगत तौर पर आप क्या महसूस करते हो, मुझे क्या लाभ हुआ इस मूवमेंट में आने का, या फिर इस मूवमेंट की क्या देन है मेरे जीवन पर, क्या प्रभाव? असल में एक शब्द में या कुछ शब्दों में कहें तो ज्ञान विज्ञान आंदोलन ने मुझे एहसास कराया कि मैं इंसान हूँ। इंसान होने का एहसास ज्ञान विज्ञान आंदोलन ने कराया। थोड़ा खोल के बताइए। और वो इस रूप में कि आप आज किसी से बात करोगे ना, तो वो बात करते हुए अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हुए ये प्रदर्शित कर देगा, उसका सरनेम से आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जाति क्या है, इस व्यक्ति का धर्म क्या है, इस व्यक्ति का गोत्र क्या है। और वो फिर वो बहुत संकीर्ण पहचान के साथ दिखावा करता है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन ने कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को उस संकीर्ण पहचान की पहचान करना सिखाया कि ये संकीर्ण पहचान है, इससे बचना चाहिए। और समाज के अंदर जो मुख्य फोकस है कि हर व्यक्ति का नजरिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना चाहिए, और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए ही वो समझे समाज के अंदर सोशल जस्टिस की स्थिति को, सामाजिक न्याय की स्थिति कहाँ खड़ी है, उस सामाजिक न्याय की पहचान करने का नजरिया ज्ञान विज्ञान समिति ने मेरे को दिया। सामाजिक मूल्य बोध से जो परिचय करवाया। हाँ बिल्कुल। और वो उसका मैं ये मानता हूँ मेरे निजी जीवन में भी कि मुझे मतलब आज कॉन्फिडेंस के साथ मैं बड़ी सी बड़ी ताकत के साथ वैचारिक तौर पे टकराने की हिम्मत रख कर सकता हूँ। वैचारिक तौर पे मतलब और तो शायद कोई ताकत ना हो, लेकिन वैचारिक तौर पे कह सकते हैं कि ये अन्याय है और ये न्याय है और हम न्याय के पक्ष में खड़े। तो ये कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क के अंदर एक जो मानवतावादी विचारधारा का निर्माण किया इन्होंने, वैज्ञानिक मूल्य बोध का, सेकुलर मूल्यों का, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक तो और बताएं, जैसे आज हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति को राज्य सचिव है, आपकी राज्य समिति है, अलग अलग जिला कमेटियां काम करती है, आपकी संस्था की क्या गतिविधियां हैं, आज आपकी संस्था क्या कार्य कर रही है, और आज आप क्या महसूस करते हो एक संस्था के, पूरी संस्था के तौर पर हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का जो परिप्रेक्ष्य और रुख है समाज के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति दृष्टिकोण है, दो बातें इसके बारे में बताएंगे। हमारे समाज में आमतौर पे एक कहावत होती है कि रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये अगर सबको मिलती है तो जिस भी व्यक्ति को मिलती है वो बेहतरीन जीवन जी सकता है। ज्ञान विज्ञान आंदोलन का ये मानना है कि जब लोगों का नजरिया साइंटिफिक होगा तो वो अंधविश्वास के खिलाफ होगा, वो रूढ़िवाद के खिलाफ होगा, वो जातिवाद के खिलाफ होगा, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ होगा, वो गोत्रवाद की मानसिकता के खिलाफ होगा। ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं, जिन मानसिकताओं के कारण समाज बंटता है, जुड़ता नहीं है, उनका पहचान करते हुए और उनसे एक अलग तरह का समाज, ऐसा मानवीय आधारित, ऐसे मूल्यों पर आधारित समाज जहां एक इंसान को केवल इंसान के नजरिए से देखा जाए, जहां एक इंसान को इंसान के नजरिए से सम्मान मिले, जहां हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं मिले। और इसके लिए ज्ञान विज्ञान आंदोलन शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार जनतांत्रिक शिक्षा हो, सबके पहुंच की शिक्षा हो और सबको फ्री शिक्षा हो, इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए अवेयरनेस का काम करता है। और उसके लिए अध्यापकों के साथ भी, छात्रों के साथ भी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ भी लगातार लाइजन करता है और कोशिश करता है कि लोगों की चेतना इस ओर बढ़े कि हर, अगर देश का व्यवहार में विकास होना है तो देश के हर नागरिक को उसकी मर्जी की शिक्षा मिले और वो पूर्णतः फ्री मिले, निःशुल्क मिले, हर नागरिक को मिले। इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आज शिक्षा
देश की 80% आबादी से छीन ली गई है और अमीरों के पाले में पहुंचा दी गई है। आने वाले समय में बहुत बड़ी आबादियां ऐसी होंगी जो शायद +2 क्लास भी ना कर पाए, वो करेगी तो BA नहीं कर पाएंगे, उनको बुला विदा कर भी गया तो उसको रोजगार के क्षेत्र में स्पेस नहीं मिलेगा। कंपटीशन इतना जबरदस्त पैदा कर दिया गया है। आपने जो भी हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के दर्शन और विचारधारा पर बात रखी, जो जिस जिस नागरिक समाज की जो कल्पना कैसा होना चाहिए, जो आपने विचारिक पूरी बात रखी, लेकिन थोड़ा आप यूं नहीं देखते आज जो समाज की स्थिति है, कहीं ना कहीं देखो आप आज संगठित ढंग से अंधविश्वास बढ़ रहा है। आप देखोगे आज डेरे मंदिर बहुत ज्यादा हो गए, एक व्यापारीकरण की पूरी श्रृंखला है, या फिर आप अंधविश्वास के उससे भी बड़ी भयानक आज मानसिक रोग भी बहुत ज्यादा, और कई तो मतलब ऐसी हालातें हो रही है कि एक दूसरे के लोग कत्ल तक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे मतलब अपराधीकरण समाज का बड़े पैमाने पर बढ़ा है, जहां आप जैसे लोग एक मानवीय समाज बनाने के लिए प्रयासरत थे और समाज का बड़ा हिस्सा तो क्या है मानवीय वैचारिकता से लैस हो गया कहीं ना कहीं, और मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत क्रूर और हिंसक रूप अपने सामने आता। अखबार भरे पड़े रहते हैं आज जो हालात हैं कि लोग घरों में सुरक्षित नहीं एक दूसरे से। तो आप ये नहीं देखते कि जिस विचार जिस ख्वाब को लेकर आप चल रहे हो और लोगों का जो निर्माण हो रहा है उसके ठीक विपरीत परिस्थितियां हैं, मतलब इस तरह का एक अंतर विरोध नहीं आप देखते? बिल्कुल, ये तो सही बात है कि आज हर तबका, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, वो तनावग्रस्त है। तनावग्रस्त 2 कारणों से है। एक कारण तो ये है कि उसको उसकी जरूरत की चीजें मिल नहीं पा रही, उनको वो जुटा नहीं पा रहा। इसलिए नहीं जुटा पा रहा कि उसके पास संसाधन बहुत कम है, वो बड़ा चिंता में है। वो सोचता है, एक पेरेंट्स ये सोचता है उसका बेटा बेटी जवान हो गए और ये इतना इतना पढ़ गए, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आर्थिक संकट तो की संदर्भ में ये हो गया है। आर्थिक संकट बहुत बड़े पैमाने पर लोग भुगत रहे हैं क्योंकि आमदनी के साधन शॉर्ट हैं और रोजगार मिल नहीं रहा। खेती बाड़ी को एक प्रकार से खत्म किया जा रहा है, तो खेती करने वाले लोग भी आर्थिक संकट में हैं और मजदूर तबका तो पहले से आर्थिक संकट में था। तो वो उन आर्थिक संकटों के कारण वो तनावग्रस्त है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोगों तक पहुंच सकती है चीजें, वो इतनी महंगी की जा रही है कि वो उन तक पहुंच बनाने की स्थिति में ही नहीं बन पा रहा, और वो जब उसके सपने टूटते हैं तो वो बहुत तनावग्रस्त होता है और उसमें वो सुसाइड करने की बात है। अब राजस्थान के सीकर और कोटा जैसे शहरों के अंदर बहुत उच्च स्तर की एजुकेशन को लेकर काम करने की बात कही जाती है, लेकिन उसी जगह जो बच्चे सबसे इंटेलिजेंट होते हैं वो वहां जाते हैं और वो इस जगह पे पहुंच जाते हैं आखिरकार, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब उनकी वो जिस क्षेत्र में गए थे वो वह उपलब्धि हासिल नहीं होती, पेरेंट्स के दबाव में या ताना किसी के दबाव में सुसाइड तक करने लग जाए। और ऐसा ही आज तो चाहे किसानों में है, चाहे मजदूरों में है, चाहे युवाओं में है। ये चीज जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वास्तव में है, और सरकार की पॉलिसियां ऐसी हैं जो जनता के हित की कम है, वो बड़े बड़े घरानों के हित की ज्यादा है और उनके पक्ष की ही पॉलिसी है। इसलिए उनको, सरकारों को भी चिंता नहीं है कि सबको एजुकेशन, सबको हेल्थ की फैसिलिटी मिले। और आज तो मैं क्योंकि हेल्थ के क्षेत्र में काम करता हूं, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सुनियोजित तरीके से लोगों का पैसा बड़े पैमाने पे प्राइवेट क्षेत्र को गहरी साजिश के तहत दिया जा रहा है। मेरा अपना खुद का एक अनुभव है और बड़ा जटिल अनुभव है कि एक ऑपरेशन मैंने करवाना था मेरे फैमिली के किसी मेंबर का, और वो ऑपरेशन जब मैंने उसका आम रेट पूछा तो उसका रेट, मतलब बच्चा दानी निकलवानी थी बेटन की, उसका आम रेट 8-8.5 रुपए था। वही मतलब सामान्य अस्पताल के अंदर, किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर अगर मैं सरकारी में जाता तो मेरे 500-700 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आते, अगर वो वहां हो जाता जहां हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट में गया सामान्य में तो 8-8.5 था। उसी को जब मैं किसी एक बड़े चर्चित हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां उन्होंने 2 बात कही कि भाई आप पैनल का करवाना चाहते हैं कि बिना पैनल का। और जब मैंने कहा कि वे पैनल का, क्योंकि महकमा भी, हमारा महकमा भी पैनल के जो ट्रीटमेंट है उसकी, उसको यूं का यूं दे देता 100% पैनल पर अगर आपने ट्रीटमेंट करवाया है तो मैंने वो पैनल का कहा। वही ऑपरेशन, बच्चा दानी निकलवाने का, रिमूव करने का ऑपरेशन, उस हॉस्पिटल ने 96,000 में किया। और 96,000 रुपये वो ना तो सरकारी क्षेत्र में आए, वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जिस हॉस्पिटल में मैंने वो करवाया, और मेरे महकमे ने आसानी से दे दिए।
ये तो सरकारी सुनो धन वो की लूट है। मैं ये कह रहा हूँ सरकारी धन को बाकायदा सुनियोजित तरीके से प्राइवेट क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। अगर वो 96,000 रुपए सरकारी क्षेत्र में आते और ऐसे 10 मरीजों के आते तो 10 लाख से ज्यादा राशि होती, उससे आप वो मशीन खरीद सकते थे जिससे ऑपरेशन उपकरण थे, कुछ वो उपकरण कर्मचारी खरीदे भर्ती जा हो सके, सकते थे। लेकिन ये नहीं किया जा रहा। तमाम सरकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से प्राइवेट क्षेत्र को पैसा पहुंचाया जा रहा है, ऐसा है एजुकेशन के क्षेत्र में। ये तो मेरा निजी अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत उदाहरण दिया आपने। थोड़ा एक बात और मैं जानने की कोशिश कर रहा था। देखो, हरियाणा जैसा जो प्रांत है जिसकी समीक्षाएं भी करते हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उतना एडवांस नहीं कर पाया जितना यहाँ आर्थिक रूप से छलांगे लगाई गई। और आर्थिक तरक्कियां दिल्ली से घिरा हुआ है। गुड़गांव जैसे चमचमाते सैटेलाइट शहर हो गए, यहाँ फ्रिज कूलर एसी सब चीजें आ गई, तकनीक आ गई, लेकिन वैचारिक पिछड़ापन आज भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ऐसा लगता है वो कबीलाई संस्कृति है। कभी यहाँ खा पंचायतें हो जाती हैं, ओनर किलिंग हो जाती है, जाति के नाम पर गोलबंदियां हो जाती हैं, और भ्रूण हत्या भी बड़े पैमाने पर हुई यहाँ, मतलब ऐसी जगह है। इन परिस्थितियों में जो समाज सुधार आंदोलन देखो कि आर्य समाज के बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बाद कोई बड़ा था तो वो आप लोगों ने साक्षरता और ज्ञान विज्ञान समिति का कार्य। इसके बावजूद भी जैसे आज के दौर में भी आप देखो, महाराष्ट्र में थे वो जिनका मर्डर कर दिया गया, उस बात को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो अंधविश्वास विरोधी मुहिम चला रहे थे, या गौरी लंकेश थी जिनका काम था, कलबुर्गी जी थे, या पुराने समाज सुधार के भी देखोगे कहीं महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, और बहुत से नाम हैं जिनको अभी संभव नहीं है बताना। आज का दौर में हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं उस ढंग का आपका एक असर नजर नहीं आ रहा। वजह से आज समाज सुधार आंदोलन के जो केंद्र बनने चाहिए, जो व्यक्ति बनने चाहिए, जैसे एक टाइम पर फुले और सावित्रीबाई फुले के ज्योतिबा के कितने स्कूल थे, दर्जन भर तक ही स्कूल हो गए। एक डेफिनेट एरिया में उसका पूरा वर्ल्ड में असर गया, पूरा देश प्रभावित हुआ। आज के दौर के जो समाज सुधारक दिखाई देने चाहिए उस ढंग से, या समाज सुधार की लहर की जो रोशनी दिखाई देनी चाहिए, वो केंद्र होने चाहिए, वो उस ढंग से दिखाई नहीं दे रहे। और ना कोई आपको उस ढंग का कोई सांगठनिक ढांचा या कोई जन आंदोलन दिखाई दे रहा है समाज सुधार का। इवन अगर कई बार देखा तो कई दहेज के खिलाफ बड़ी लामबंदियां थी, आज कोई ये मुद्दा उस ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दहेज का एक ढंग से मॉडर्नाइज हो रहा है, मतलब बड़े बड़े अफसर लोग भी दहेज ले रहे और दे रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए ऐसा है, तकनीक का विकास हुआ है और उस तकनीक के विकास की जो लाभ है समाज के एक बड़े क्षेत्र को पहुंचाया गया है बाजार के द्वारा। बाजार चाहता है कि उसके द्वारा किया गया सारा उत्पाद ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करें, इसलिए वो तरीके ढूंढता है। किसी चीज को वो फ्री में दे रहा है। एक दौर में एक प्राइवेट कंपनी ने मोबाइल और सिम वगैरह फ्री के लालच दिए, लंबे लंबे समय तक लोगों की आदत हो गई। उसके बाद आज कोई भी व्यक्ति नहीं बच रहा होगा शायद, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों के पास एंड्रॉयड फोन पहुंच गए और वो उसमें इतने उलझा दिए गए हैं, एंड्रॉयड फोन होना ही जैसे सब कुछ होना है। ये जो आपने नाम गिनाए, क्योंकि समय बहुत लंबा लग रहा है, मैं इसको आर्य समाज के जो शुरुआती दौर हैं उस शुरुआती दौर में बहुत बड़े बड़े सत्र पे जो काम किए गए वो प्रभावशाली रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी काम किया है, गुरुकुल वगैरह के जरिए बहुत सारे युवाओं को एक बेहतरीन दिशा में ले जाने का काम भी किया है। लेकिन एक दौर, एक समय के बाद वो सारा का सारा मामला पलट गया। वही आर्य समाज जो एक प्रतीक होता था उत्तर भारत में, कुछ समय के बाद, या अब तो कहीं जो पिछले 25-30 सालों से पूरी तरह से ठप हो गया है और वो पूरा का पूरा सांप्रदायिक भी हो गया। वो एक धर्म विशेष के पक्ष में जाके खड़ा हो गया है और वो नफरत के वातावरण बनाने वाली ताकतों के हिस्से में चला गया है। जहां तक हमारे जैसे छोटे से इस आंदोलन की बात है, साक्षरता अभियान एक ऐसा समय था जब सरकारों की मदद थी। सरकार चाहती थी कि लोग वास्तव में पढ़े, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बंद हो गए उसके बाद जितने लोग रुके उन लोगों ने धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाने में योगदान किया जितना उनके पास समय था। आज हरियाणा के अंदर करीब करीब 8 जिलों के अंदर हमारी सांगठनिक कमेटियां हैं। 5-6 जिले ऐसे हैं जहां हमारे संपर्क सूत्र हैं। तो अभी तक इतने लोगों में हमारा संपर्क है और ज्ञान विज्ञान समिति कंटिन्यूटी में लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि सांगठनिक ढांचे बने
जिला कमेटियां बने, ब्लॉक कमेटियां बने, गांव की कमेटियां बने, शहरों की कमेटियां बने और उनके जरिए वैचारिक काम आगे बढ़े। इसके लिए हमने बेसिक तौर पे गांव के अंदर, शहरों के अंदर लाइब्रेरियां, लर्निंग सेंटर ये चलाने की कोशिश की है और इनके जरिए हमारा प्रयास ये कि लोग अपने मसलों पे, अपने मुद्दों पे बात करें और बात करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारा अनुभव ये बताता है कि जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, उनके पीछे भी बहुत लंबा संघर्ष रहा उनका और उनसे पहले लोगों का भी, तब जाकर के वो नाम इतने उच्च स्तर पे पहुंच पाए हैं। आने वाले समय में हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया है और हरियाणा के अंदर सांस्कृतिक आंदोलन को खड़ा करने में, बड़ा करने में बहुत बड़ा भूमिका अदा की है। उसमें चाहे डॉक्टर मनमोहन है, चाहे सुभा हैं, चाहे डॉक्टर रणबीर दहिया हैं, चाहे प्रमोद गौरी हैं, तो ये सारे के सारे लोग अभी मतलब इस पूरे के पूरे काम में, और बहुत सारे लोग हैं कल्चर क्षेत्र में भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे एक समय के बाद ये कुछ कुछ दिखाई देगा, लेकिन हम आज ये महसूस करते हैं कि एक समय पे हमने कल्चरल वैकल्पिक तौर पे गीत, नाटक, रागनी हमने दिए, जो आज भी ये जो फूहड़ है उस फूहड़ के खिलाफ जितना कल्चरल इनपुट ज्ञान विज्ञान आंदोलन ने दिया है वो और किसी आंदोलन ने नहीं दिया। इवन आर्य समाज का भी जो कल्चरल इनपुट था वो भी जातीय मानसिकता से ग्रस्त था, वो भी धर्म के नाम पे नफरत की मानसिकता से ग्रस्त था। उनके भी चुटकुले जातीय, महिलाओं के ऊपर भी उनके नफरत के चुटकुले थे। तो ऐसा, लेकिन ज्ञान विज्ञान आंदोलन बाकायदा बेसिक तबके समाज के, जिनको समाज सुधार की जरूरत है, उन तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो तबके बहुत कमजोर हैं, ताकतवर तबके हमारी बात को वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहते, और वो बेसिक तबके हैं दलित, वो बेसिक तबके हैं अल्पसंख्यक, वो बेसिक तबके हैं महिलाएं, वो बेसिक तबके युवा लड़के लड़कियां। ये जो तबके हैं ये आज भारी संकट में है, हर तरह से संकट में है। इनके साथ खड़े होकर के ज्ञान विज्ञान आंदोलन एक बड़े समाज सुधार, जिसको हम बहुत बड़े स्तर पे यूं कहना चाहेंगे, अलग तरह का समाज सुधार का दौर होगा, समाज सुधार होगा जिसमें नई चेतना, वैज्ञानिक चेतना होगी। अच्छा, एक अंतिम बात पूछेंगे आपसे कि आप कोई मैसेज, कोई संदेश दर्शकों को या आज की युवा पीढ़ी को, या कोई बात और कहना चाहो आप, कोई एक लाइन में, दो लाइन में कोई? देखिए, मैं एक अपील तमाम तबकों से करना चाहूंगा और वो ये है कि अपनी संकीर्ण पहचानों को छोड़ करके इंसान बनने की पहचान को उभारिए, और इंसान से ही इंसानियत है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो दो तरह का है, एक है प्राकृतिक, एक है कृत्रिम। प्राकृतिक तो प्राकृतिक तौर पे है, वो तो प्रकृति की अपनी खुद की खूबियां हैं, जिसके कारण से आपका पहाड़ है, आपके जंगल हैं, आपका पानी है, आपका आसमान है, ये प्राकृतिक तौर पे चीजें उपलब्ध हैं पूरा ब्रह्मांड की अगर हम बात करें। एक है कृत्रिम। कृत्रिम पूरी धरती पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के बिना बनी हो। इंसान ने ही बनाई है किसी भी अदृश्य ताकत, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो सबकी किस्मत लिखती है। किसी भी अदृश्य ताकत ने आज तक कोई किताब नहीं लिखी है, और अगर कोई लिखने का दावा करता है तो वो हमें भ्रमित करता है। इसलिए ऐसी पोजीशन में एक इंसान के तौर पे, इंसान की पहचान बनाते हुए, इंसान के तौर पर उभरते हुए, इंसान का सम्मान देते हुए सभी नागरिकों को बराबर समझिए, और बराबर समझते हुए उसके साथ बराबर का वातावरण बनाने की पहल कीजिए। ये एक अपील जरूर सभी लोगों से करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। और हमारे दर्शकों से भी अपील है कि वो हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा चलाए जा रहे नवजागरण समाज सुधार आंदोलन में तन मन धन से मदद करें। और सभी दर्शकों से पुनः अपील कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके देहाती ट्रू फैक्ट चैनल का और दर्शकों का भी मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे लिए इतना समय दिया, और उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के अंदर से कुछ चीजें लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पहलकदमी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।